ये चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। बेसिकली इंटर लेवल में इसका नाम था कैपिटल बजटिंग, और फाइनल में इसका नाम ये रखा है। क्यों ये रखा है? क्योंकि इसमें एक तो हाई लेवल का सम है, दूसरा इसमें रियली इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोग लेंगे, प्रोजेक्ट प्लान करेंगे। अब इसमें बहुत सारा टॉपिक है। पहला है एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो। तो इसमें कैश आउटफ्लो निकालने का क्या तरीका है? हम लोग पहले कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट लेंगे, उसमें इंस्टॉलेशन ऐड करेंगे। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो लेस करेंगे। सैलवेज वैल्यू लेस करेंगे। अगर लॉस हो रहा है तो हम लोग का टैक्स सेव हो जा रहा है। अगर कोई भी एसेट सेल करने पे हम लोग को लॉस हो रहा है तो हम लोग को टैक्स नहीं देना पड़ेगा लॉस के ऊपर, तो टैक्स बच रहा है। और अगर हम लोग को एसेट सेल करने के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, गेन ऑन सेल हो रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो और टैक्स जा रहा है। सब्सिक्वेंट कैश फ्लो क्या होता है? इनिशियल कैश फ्लो होता है जो सबसे पहली बार हम लोग को मिलता है। जैसे कि हम लोग कोई मशीन खरीद कर लाए, उससे हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाए और उसको मार्केट में सेल किए, तो पहला साल जितना रुपया आया वो इनिशियल कैश फ्लो। फर्स्ट ईयर के बाद जितना भी रुपया आया उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर जितना रुपया हम लोग रिसीव करेंगे उसको बोलते जाएंगे सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। अब सब्सिक्वेंट कैश फ्लो जो होता है वो दो टाइप का होता है, कन्वेंशनल कैश फ्लो, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो। कन्वेंशनल कैश फ्लो होता है ईयर आफ्टर ईयर हम लोगों का कैश फ्लो इंक्रीज होता जा रहा है, और ईयर आफ्टर ईयर हम लोग का कैश फ्लो डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब एक ही ट्रेंड फॉलो कर रहा है, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड या तो डिक्रीजिंग ट्रेंड। पर नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो का मतलब होता है कभी इंक्रीज हो रहा है कैश फ्लो, कभी डिक्रीज हो रहा है कैश फ्लो, एक कोई ट्रेंड मेंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद सीधे हम लोग मेथड में जाते हैं, क्योंकि इतना सारा फॉर्मेट हम लोग को बेसिकली लर्न नहीं रहेगा। तो टेक्निक में आते हैं। टेक्निक में नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो है और डिस्काउंटेड पे बैक है। नॉन डिस्काउंटेड है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब जिसमें मनी का वैल्यू समय के साथ गिरता है वो इफेक्ट नजर नहीं आएगा। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो में हम लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट नजर आएगा। इसमें कुछ मेथड इंटर में पढ़ चुके हैं पर कुछ मेथड इंटर में नहीं पढ़े हैं, पर इसलिए हम सारा रिवीजन दे रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ भूल गए हो इंटर में तो वो याद आ जाएगा। सबसे पहला है नॉन डिस्काउंटेड का पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में क्या है? मेरा एक प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 100 लाख, मतलब सोचो हम एक मशीन खरीदे हैं 100 लाख में, और उससे नेट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स ये सब देकर हम लोग के पास कितना बचा? 25 लाख। तो हमें हमारा 100 लाख कितने साल के बाद रिकवर हो जाएगा? अगर हर साल 25 लाख रिकवर होता है, हम लोग अर्न करते हैं, तो जो 100 लाख मशीन में लगाए हैं वो कितने साल में रिकवर हो जाएगा? डेफिनेटली 4 इयर्स में। हर साल अगर 25 लाख मिलेगा तो 4 साल में 100 लाख रिकवर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है कैश आउटफ्लो बाई कैश इनफ्लो, दैट इज 100/25 4 इयर्स। इसके बाद है, अगर हम लोगों को एक ही इनफ्लो दिया है कि एवरी ईयर 25 लाख ही मिलता है, मतलब इवन इनफ्लो है, हर साल सेम इनफ्लो हम लोगों को मिल रहा है। पर अगर हर साल अलग अलग इनफ्लो मिल रहा है तो कैसे करेंगे? मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 100 लाख है, नेट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स 5 इयर्स तक 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 20 लाख, अलग अलग अमाउंट हम लोग को मिल रहा है। तो पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे? तब हम लोग 1 2 3 4 5 लिखेंगे, सारा कैश फ्लो लिखेंगे, फिर इसको क्यूमुलेटिव करेंगे, मतलब 20, फिर इन दोनों को प्लस 45, फिर इसमें 30 भी प्लस 75 लाख, फिर 30 लाख, इस तरह प्लस करते करते क्यूमुलेटिव बनाएंगे। अब चेक करेंगे कि ये जो 100 लाख हम लोग लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे, ये कितने साल में कम से कम रिकवर हो जा रहा है। तो ये 3 साल तक हम लोग का 75 लाख हो जा रहा है, पर 4th ईयर में 105 मिल रहा है, तो ज्यादा रिकवर नहीं करना है। 4 इयर्स अगर आंसर देंगे तो ज्यादा रिकवर हो जा रहा है। तो हम लोग को जानना है एग्जैक्टली 100 लाख कब रिकवर होगा, तो 3 साल तो कम से कम लगेगा।
इसलिए 3 इयर्स। अब 3 साल तक कितना रिकवर नहीं कर पाए, अमाउंट नॉट रिकवर्ड, तो 25 लाख रिकवर नहीं हो पाया क्योंकि 100 लाख इन्वेस्ट किए थे, 75 लाख हम लोग को मिल जा रहा है, तो 25 लाख नहीं मिल रहा है। और जिस साल का क्यूमुलेटिव लेंगे उसके नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो देखेंगे, इसलिए हम लिखे हैं कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये कैश फ्लो है जिस साल का हम लोग ले रहे हैं उसके नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो, मतलब 30 लाख। तो हम लोग को 3.83 इयर्स में एग्जैक्टली 100 लाख मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं पे बैक रेसिप्रोकल मेथड में। इसमें क्या होता है, अ प्रोजेक्ट विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख, हम लोग का कैश आउटफ्लो कितना है 50 लाख, और मशीन का लाइफ कितना है 10 साल, और हम लोग को हर साल 10 लाख रुपया इससे जनरेट होता है, हम लोग अर्न करते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो पे बैक रेसिप्रोकल का आंसर है इनफ्लो बाय आउटफ्लो। यहाँ पे पे बैक पीरियड में हम लोग का क्या था, आउटफ्लो बाय इनफ्लो। वहां पे है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब टर्न हो जाना, 4/5 का 5/4। तो इसमें इनफ्लो बाय आउटफ्लो है, दैट इज 10 लाख बाय 50 लाख इंटू 100, मतलब 20% हम लोगों का रिकवर हो जाएगा पहला साल। फर्स्ट ईयर हम लोगों का 20% रिकवर हो जाता है। फिर है ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसमें है हम लोगों को ऑन एन एवरेज कहीं पे इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न मिल जाता है। तो एक प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 लाख और उस मशीन का लाइफ है 5 साल। हम लोग को पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिस प्रॉफिट से अभी तक हम लोग ना तो इंटरेस्ट पे किए हैं और ना ही टैक्स पे किए हैं, मतलब ये प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के पहले का टैक्स प्रॉफिट है, जो कि है इतना 5 साल का। समझ लो इतना परसेंट टैक्स देना पड़ता है और 30% डेप्रिसिएशन देना है WDV मेथड में। बोल रहा है फाइंड ARR, तो ARR का पहले फॉर्मूला याद कर लो, एवरेज पैट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो हम लोग को पैट निकालना पड़ेगा। पैट कैसे निकालना है ये हम दे दिए हैं। पैट कैसे आएगा, सबसे पहले ईबीआईटी को ही पीबीआईटी कहते हैं, अर्निंग और प्रॉफिट सेम चीज है। उससे लेस करेंगे इंटरेस्ट, आ जाएगा पीबीटी, पीबीटी से लेस करेंगे टैक्स तो आ जाएगा पैट। ठीक है, उसमें अच्छा ये छोड़ो। अब हम लोग को यहाँ पे अगर पीबीआईटी दिया है और डेप्रिसिएशन का डिटेल दिया है, मतलब एक चीज क्लियर है कि इससे अभी तक डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं हुआ है। तो अगर डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन देगा तो हमेशा समझ जाना कि इस प्रॉफिट से अभी तक डेप्रिसिएशन पे नहीं हुआ है। तो जब हम लोग पैट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले पीबीआईटी 5 साल का लिख लेंगे, उसके बाद इससे डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। तो एसेट कितने का था 10 लाख का, डेप्रिसिएशन रेट कितना है 30%, तो 10 लाख का 30% 3 लाख। अब हम लोग का एसेट बचा कितने का, देखो 10 लाख का हम लोग का मशीन था, उसमें हम लोग 30% डेप्रिसिएशन दे दिए, मतलब 3 लाख, तो बचा कितना 7 लाख। 7 लाख के ऊपर फिर 30% नेक्स्ट ईयर, क्यों, क्योंकि WDV मेथड है, तो वही 2,10,000 डेप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग के पास कितना बचा 4,90,000 का एसेट, इसके ऊपर 30% तो 1,47,000। इसके बाद फिर हम लोग के पास कितना बचा 30%, दैट इज इतना डेप्रिसिएशन है। फिर हम लोग के पास कितना मशीन बचा इतना, इसका फिर से 30% 72030। अब हम लोग के पास ये जो आ गया वो पीबीटी है। इसके बाद लेस टैक्स एट द रेट 33.99%, ये लॉस हुआ है, लॉस के ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता है, इसलिए ये हम लोग का कोई टैक्स नहीं है। पर नेक्स्ट ईयर हम लोग टैक्स में पढ़े हैं कि हम लोग को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मिलता है, तो इस साल का जो लॉस है वो नेक्स्ट ईयर हम लोग सेट ऑफ कर देंगे, मतलब 90,000 से 50,000 सेट ऑफ कर देंगे, तो हम लोग का इनकम कितना माना जाएगा सेकेंड ईयर का, सिर्फ 40,000। तो हम लोग टैक्स किस पे देंगे 40,000 के ऊपर, तो 40,000 के ऊपर 33.99% 13596, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं 13596 क्योंकि सेट ऑफ हमें मिलेगा।
उसके बाद ये सब तो सबके ऊपर 33.99% कैलकुलेट हो गया। ये 50,000 बचा, फिर ये माइनस हो गया कैजुअली। एवरेज पैट कैसे निकलता है, ये सबको प्लस करेंगे, 50,000 माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो हम लोग का ये एवरेज पैट आ जाएगा। फिर फॉर्मूला में था एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग को निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो बिगिनिंग मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कितना का एसेट खरीदे। तो सबसे पहले हम लोग एसेट खरीदे थे 10 लाख का, 3 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया था, तो मशीन लास्ट में कितने का रह गया, 7 लाख का। जो इस साल का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। तो अगर ये ओपनिंग है और फिर डेप्रिसिएशन हुआ था 2,10,000 का, तो लास्ट में हम लोग का एसेट बचा 4,90,000। ऐसा करते करते एंड तक गए। फिर एवरेज करना पड़ेगा, बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। ऐसा करके सबका एवरेज लिखे। फिर ये जो टोटल आया इसका एवरेज किए, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। तो एवरेज पैट बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोग का ARR आ गया। ये हम लोग का ARR आ गया। हम क्लियरली नोट दे दिए हैं, व्हेन इन द प्रीवियस ईयर देयर इज अ लॉस, मतलब नेगेटिव पैट रहेगा, देन टैक्स इज नॉट पेबल, तो हम लोग टैक्स नहीं देंगे क्योंकि लॉस के ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता। एंड दैट लॉस इज सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर, और वो लॉस हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से, इसलिए हम लोग ये चीज वहां पे किए थे। उसके बाद कर रहे हैं पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का सीधे सम में जाते हैं। हाँ ये सम, हाँ तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखो वाई लिमिटेड अंडरटेक्स अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग कैश आउटफ्लो 80 लाख, तो हम लोग का आउटफ्लो है 80 लाख, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है 5 साल में इतना। ये कोई पे बैक पीरियड नहीं है जिसमें हम लोग देखेंगे कि 80 लाख कब रिकवर होता है, क्यूमुलेटिव का कोई कॉलम नहीं बनाएंगे। तो फिर इसमें क्लियरली बोला है ये पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड है, और इसी का दूसरा नाम है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो याद रहे ये दोनों मेथड सेम ही है, अलग नहीं है। इसका फॉर्मूला हम वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखवाए हैं क्योंकि समटाइम्स ये यूज होता है, बट नॉर्मली याद रखना कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, सिंपल में ये याद मैम रखना। वो जो पहले पेज वाला है ना वो मेरे पास नहीं है, मतलब ये वाला। हाँ ओके तो यहाँ हम जो फॉर्मूला दिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कॉम्प्लिकेटेड सम में यूज होगा। पर अगर सिंपल सम है, ऐसा सिंपल सम है, तो हम लोग का सिंपल फॉर्मूला होगा कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो कितना है पूरा 5 साल में, प्लस कर लेंगे 82 लाख हम लोग का इनफ्लो है, और आउटफ्लो हम लोग का कितना है 80 लाख, तो भाई 2 लाख हम लोग का पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी है। उसके बाद आता है डिस्काउंटेड पे बैक मेथड। डिस्काउंटेड तो हम लोग वो खत्म कर दिए हैं, जो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो था पूरा 4 मेथड ओवर हो गया। अब इसके बाद आ रहे हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में। इसमें हम लोग को बोल रहा है कि ईयर दिया है हम लोगों को 1 2 3 4 लिखते जाओ। कैश फ्लो दिया है 60, 110, 120 और 50। डीएफ का मतलब होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर भी इसे कहते हैं, कभी कभी इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, वो इसका डिफरेंट नाम है, बट रियल नेम होता है डीएफ, दैट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, डीएफ का मतलब ये डीएफ का मतलब क्या होता है, डीएफ का मतलब होता है कि हर साल 1 रुपया का वैल्यू 10% से नीचे हो जाता है। मतलब अभी इस साल अगर 1 रुपए का वैल्यू 1 रुपया है, बट 2021 में ये 1 रुपया का वैल्यू 10% से गिर जाएगा, मतलब 1 रुपया जिसे आज हम लोग 1 रुपया कहते हैं वो नेक्स्ट ईयर 90 पैसा हो जाएगा, 0.90। उसके नेक्स्ट ईयर 90 पैसे से और 10% वैल्यू गिर जाएगा, मतलब हो जाएगा 82 पैसा। 82 पैसा नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर और 10% गिर जाएगा तो हो जाएगा 71 पैसे। इस तरह 1 रुपया का वैल्यू ईयर आफ्टर ईयर सिर्फ 10% से ही गिरता है। तो ये अगर 10% का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं,
तो ये इस तरीके से निकलेगी। तो इस तरह ये हम लोग को बता रहा है कि 10% जो है वो एक साल के बाद 90 पैसा हो जाएगा, उसके एक साल के बाद 82 पैसा हो जाएगा, उसके एक साल के बाद 75 पैसा हो जाएगा, उसके एक साल के बाद 68 पैसा हो जाएगा। तो अगर 1 रुपया 90 पैसा हो जाएगा तो 60 रुपीज कितना हो जाएगा? 54 रुपीज। 54-55 यूनिटरी मेथड, इसलिए हम लोग उसको इंटू कर देंगे, तो सिंपली ये इंटू हो जाएगा। और इसको कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये जो कैश फ्लो है अब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, और ये है क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये कैसे आता है? क्यूमुलेट करते करते, मतलब ये पहला वाला पहले, फिर इन दोनों को टोटल करके ये, फिर उसमें 90 भी प्लस कर देंगे तो ये, उसमें 34 प्लस कर देंगे तो ये। कैश आउटफ्लो दिया हुआ है हम लोग को 60 लाख, तो इसमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैसे आएगा? तरीका सेम है, जैसे पे बैक पीरियड आया था वैसे ही डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी आएगा। ये जो 60 लाख है वो हम लोग कहाँ रिकवर कर लिए? एक साल तक, क्योंकि दूसरे साल में 60 लाख से ज्यादा रिकवर हो जाएगा, ज्यादा में हम लोग को कभी नहीं जाना है। तो 54 में मतलब 1 ईयर, कम से कम एक साल लगेगा, प्लस कितना एक साल तक रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, 60 में 54.55 रिकवर कर रहे हैं, तो बाकी अमाउंट रिकवर नहीं कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब जो भी साल लेंगे उसका नेक्स्ट ईयर का ये, दैट इज 90.904, तो आएगा 1.06 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसमें हम लोग को 4 साल का ईयर दिया है, फिर हम लोग को सेम कैश फ्लो दिया है, डीएफ दिया है, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो सेम जो पहले था, पर एनपीवी निकालने के लिए क्यूमुलेटिव बनाने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डीसीएफ ही चलेगा। तो इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। ये क्या है? आज का ये जो इनफ्लो है, ये इनफ्लो का आज का वैल्यू है, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू, और आउटफ्लो कितना है? 60। एनपीवी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, दैट इज 269.76 माइनस 60, तो ये मेरा एनपीवी है। अब अगर 2-3 प्रोजेक्ट देता है मेरे को, से मेरे को 2 प्रोजेक्ट देता है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, तो हमको कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है ये कैसे समझ में आएगा? इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया फॉर एनपीवी, मतलब डिसीजन कैसे लेंगे। अगर एनपीवी 0 से ज्यादा आएगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर एनपीवी 0 से कम आएगा तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देंगे, और अगर एनपीवी इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसका मतलब इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है इस मेथड से सम नहीं होगा, इस मेथड से हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, गो फॉर सम अनदर मेथड, मीन्स दिस मेथड इज नॉट सुइटेबल। हम ये ऊपर लिख दिए हैं इनडिफरेंस पॉइंट का मीनिंग, मीन्स दिस मेथड इज नॉट सुइटेबल। तो अगर एनपीवी से सम को कर रहे हैं और एनपीवी 0 आ रहा है, मतलब इनडिफरेंस पॉइंट है, मतलब एनपीवी छोड़कर कोई और मेथड से आंसर निकालो, एनपीवी उसका आंसर नहीं दे सकता। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में, जिसका नाम है पीआई, इसका दूसरा नाम है डिजायरेबिलिटी फैक्टर, तीसरा नाम है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। इसमें फॉलो अबव क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं। पीआई का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इसमें जिस 2 को माइनस किए थे उसी 2 को डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 4.496। इसका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या है? अगर पीआई इज ग्रेटर देन 1 तो एक्सेप्ट, अगर पीआई इज लेस देन 1 तो रिजेक्ट, अगर पीआई इज इक्वल टू 1 then indifference point means this method is not suitable। देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये याद रखो कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हम लोग जिस लेवल पे सम करने जा रहे हैं बाद में, जिसके लिए ये बेस तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आईआरआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आईआरआर से तो भाग नहीं सकते, पहला बात। दूसरा बात, इसका नाम है फेक पे बैक पीरियड।
IRR को हम लोग फेक पे बैक पीरियड भी कहते हैं। अगर बोल रहा है फेक पे बैक पीरियड निकालो, तब ये फॉर्मूला है, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इनफ्लो। मतलब जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मतलब समझो कि 1,10,000 और एवरेज कैश इनफ्लो, मतलब चारों को प्लस करो डिवाइडेड बाय 4 कर दो, और इसी को कहते हैं फैक्टर फॉर द प्रोजेक्ट। मतलब अगर बोल रहा है फाइंड फैक्टर फॉर द प्रोजेक्ट तो भी यही करेंगे, फेक पे बैक पीरियड तो भी यही करेंगे। पर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि IRR को भी फेक पे बैक पीरियड कहते हैं, पर अगर फेक पे बैक पीरियड बोला है तो ऐसे करेंगे, पर जब IRR बोलेगा तब ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे। ये नहीं कि IRR बोला है तो इसी तरह कर लेंगे, क्योंकि इसी का तो दूसरा नाम ये है। कहते एक दूसरे को यही है, पर फॉर्मूला अलग अलग है, आंसर अलग अलग आएगा। इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और वो गलती करता है। इसलिए एकदम याद रखना, ये दोनों में कुछ फाइंड करने बोला है, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, और अगर IRR यूज करने बोला है देन वी विल यूज ट्रायल एंड एरर मेथड। ये क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखो, प्रोजेक्ट कॉस्ट मेरे को ये दिया है, DF मेरे को ये दिया है, फॉर्मूला हम लोग का ये है। IRR होता क्या है? IRR एक डिस्काउंटिंग फैक्टर ही है, पर ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर है जहां पे मतलब एट IRR प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IRR देखो, जब हम लोग NPV निकाले थे और इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किए थे तो हम लोग का कुछ वैल्यू बचा था जिसको हम लोग NPV कहते हैं। ये हम लोग का ऐसा ही क्यों आया? क्योंकि हम लोग DF लिए थे 10%, इसलिए DCF ऐसा आया। इसको टोटल करने के बाद जब ये निकाले तो इतना मेरा NPV आया। पर IRR निकालने का मतलब है ऐसा DF लो जिसमें अगर इन दोनों को माइनस करें तो आंसर 0 आ जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मैक्स टू मैक्स कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं, 10%, 11%, 12% यही कर सकते हैं। हम लोग को डेसिमल का तो DF निकालना आता नहीं है। जैसे अगर DF रहे 10.2 या 10.86 तो इसको कैलकुलेटर पे करके ये कैसे निकालेंगे? ये निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये होल फिगर में है तब हम लोग को कैलकुलेटर से पता है। पर अगर ये DF रहे 10.86 then it's not possible to find out this from the calculator। तो हम लोग यूज करेंगे IRR मेथड। तो सिंपली IRR का ऑब्जेक्टिव क्या है? NPV 0 कर देना। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को जब माइनस करें तो ये 0 आना चाहिए, मतलब दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब क्या? इसको रफली करते हैं बट स्पीड करना पड़ता है। लाइक 1 2 3 4 कैश फ्लो हम लोग का कितना है? 60,000, 20,000, 10,000, 50,000, ये हम लोग का आ गया। अब DF सम में कितना दिया हुआ है? सम में दिया हुआ है 10%। ठीक है, 10% का तो हम लोग को पता है 0.9091 8264 7513 और 0.6830, ये है। अब इसका हम लोग ये प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? इतना 54.55, 90.904, then 90.156, then 34.15। इसका टोटल कितना आ रहा है? 269.76। ठीक है, ये मेरा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अगर 10% पे करे। और आउटफ्लो कितना है हम लोग का? 1,10,000। तो इससे अगर माइनस करते हैं
ओ नहीं, इस बार तो ये इंटू तो चेंज होगा, सॉरी, इससे इंटू होगा। 60,000 इंटू 0.9091 तो आएगा प्रेजेंट वैल्यू 54546। 20,000 इंटू 0.8264 तो आएगा 16528। तो इधर आएगा 7513। 50,000 इंटू 0.6830 34150 ऐड करना होगा। 7513 16528 54546 तो आएगा 112737। ठीक है, हम लोग का आउटफ्लो कितना है, 1,10,000। तो इससे अगर 1,10,000 को हम लोग माइनस कर दे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 2737 का डिफरेंस आ रहा है। अभी इस डिफरेंस को हम लोग नहीं चाहिए, हम लोग को इसको जीरो करना है। तो ये क्या करना होगा, ये जो 10% ऑलरेडी सम में गिवन था, इससे हम लोग को क्या करना है, 2737 जो डिफरेंस आ रहा है उसको कम करना है। याद रहे, अगर प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को ये वाला अगर हम लोग कम करेंगे तब तो डिफरेंस कम होगा, क्योंकि आउटफ्लो तो फिक्स्ड है 1,10,000, इसको नहीं कुछ कर सकते। तो अगर डिफरेंस कम करना है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। इसको छोटा करने के लिए डीएफ को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर डीएफ बढ़ाते हैं मतलब 11%, 12%, तो हम लोग का जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है वो छोटा हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग डीएफ, अच्छा 10 के बाद हमेशा एक का गैप देना और फिर 12%, मतलब 10 के बाद बढ़ाना है तो 11 नहीं ले सकते, हम लोग कितना लेंगे, डीएफ 12%। तो अभी डीएफ 12% लेके करो, डीएफ 12% लेके करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड है, अपने आप लेना है। तो 1.12 डिवाइड इक्वल टू, तो ये आ गया 0.8923, नहीं 29, देन 0.7972, 0.7118, 0.6355। अब प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकलेगा दिस इंटू दिस, तो 60,000 इंटू 8929 तो 53574। 20,000 इंटू 7972 15944 7118। 50,000 इंटू 0.6355 that is 31775। तो 108,411। अब एक चीज देखो, जब इसको 1,10,000 से माइनस करेंगे तो हम लोग का नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये 1,10,000 से छोटा है। तो अब देखो 10,000 से कर रहे हैं तो 2737 का गैप आ रहा है, और यहाँ कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब जीरो, डेफिनेटली जीरो आएगा 10 और 12 के बीच के डीएफ में। मतलब हम लोग का जो डीएफ होना चाहिए वो 10% से 12% के बीच का होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। हम लोग का जो डीएफ है वो इन दोनों के बीच का है, पर एग्जैक्टली कितना है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब बैठाओ IRR इक्वल टू, लोअर रेट कौन सा है हम लोग का, 10%, एनपीवी एट लोअर रेट, लोअर रेट क्या था 10, इसका एनपीवी कितना आ रहा था, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर रहे थे तो एनपीवी कितना आ रहा था, 112,737 माइनस 1,10,000, तो एनपीवी आ रहा था 2737। तो एनपीवी एट लोअर रेट कितना है, 2737। फिर एनपीवी एट लोअर रेट 2737 माइनस, इस केस में एनपीवी कितना है, 108,411 माइनस 1,10,000, नेगेटिव 1589 माइनस 1589,
तो यहाँ पे बोला है एनपीवी एट हायर रेट, तो -1589 into difference of two rates, that is 2%. अब इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे, 10% प्लस 2737 पर नीचे प्लस होगा 2737 प्लस 1589, तो नीचे आ जाएगा 4326 इंटू 2%। ठीक है, इस तरह हम लोग का फिगर है। अब क्या करेंगे, ये परसेंट सिर्फ लिखने के लिए है, परसेंट का ये परसेंट यूज मत करना। तो इसमें क्या है हम लोग का 2737 डिवाइडेड बाई 4326 इंटू 2 इतना आया प्लस 10, तो हम लोग का 11.27 आ गया। तो 11.27% आंसर है। तो एग्जैक्टली एनपीवी जीरो कब आएगा, जब हम लोग डीएफ यूज करेंगे 11.27%। अब इसका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या है, इसको के सी लिख दो, के सी। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब हम लोग का खर्च, हम लोग का खर्चा से हम लोग का रिटर्न ज्यादा होगा तब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग का खर्च ज्यादा होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। और अगर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस हो जाएगा तो इनडिफरेंस पॉइंट हो जाएगा। नोट लिख लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल is also called cut off rate। कट ऑफ रेट भी कहते हैं इसको। नोट लिख लो, IRR may be determined using simple interpolation also। एक इंटरपोलेशन चैप्टर होता है स्टैटिस्टिक्स में, हम लोग बीकॉम लेवल पे जनरली इंटरपोलेशन पढ़ते हैं। ये इंटरपोलेशन से भी कुछ लोग इसको फाइंड करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं मॉडिफाइड एनपीवी में, मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू, that is MNPV। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू का बहुत सारा लिमिटेशंस है, जिसमें से एक लिमिटेशंस यहाँ पे है। वहां पे क्या करता है, पहली बात री इन्वेस्टमेंट रेट जैसा हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं वहां पर। री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो अगर हम लोग कोई मशीन खरीदते हैं से 10,000 में और उससे हम लोग को पहला साल इनफ्लो मिलता है 1,000 रुपीज, हम लोग उस 1,000 को क्या करते हैं, घर ले जाते हैं या दोबारा उसी मशीन में कुछ बनाने में री इन्वेस्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली हम लोग उस मशीन से जो बना रहे हैं उससे 1,000 का अगर इनफ्लो आया है
तो उस रुपए को हम लोग फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली जो सेकेंड ईयर हम लोग का इनफ्लो आता है, वो मशीन जो खरीदे थे पहले 10,000 का, उससे तो आया, प्लस हम लोग जो ये 1,000 पहला साल अर्न किए, इनफ्लो आया, उसको भी डाले। अब उसको हम लोग कहाँ डालें? सोचो, उसको हम लोग बैंक में रख दिए, बैंक हम लोग को दे रहा है 10% का इंटरेस्ट। तो ये जो इनफ्लो हम लोग को आया 1,000 का, ये उसी मशीन से आया, और उसी प्रोजेक्ट के इनफ्लो जो आया उसको हम लोग री इन्वेस्ट करके उससे और इंटरेस्ट भी अर्न किए। तो एक्चुअली नेट प्रेजेंट वैल्यू वो कॉन्सेप्ट छोड़ देता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मानता है कि जो भी पैसा हम लोग के पास आया, बस हम लोग के पास पैसा आया, हम लोग उस पैसे का कुछ किए नहीं। बट रियल लाइफ में जो भी इनफ्लो हम लोग के पास आता है, हम लोग उसको कहीं ना कहीं फिर से रखते हैं और उससे कहीं ना कहीं फिर से अर्न करते हैं। तो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एनपीवी मेथड, री इन्वेस्टमेंट। In case of NPV, we consider discounting factor as a cost of capital। और एक कौन सा डिफरेंस है? ये तो एक है ही, री इन्वेस्टमेंट रेट लिख लो। दूसरा है एनपीवी में डीएफ को ही हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लिए थे। जैसे कि देखो, एनपीवी जब किए, एनपीवी जब करते हैं या आईआरआर जब करते हैं, तो डीएफ, रियल में डीएफ कंसीडर कर रहे हैं, पर डिसीजन मेकिंग में लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब यहाँ पे डीएफ को और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सेम मानते हैं, तभी कहता है कट ऑफ रेट ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बट दिमाग लगाओ, दोनों किसी भी तरह सेम चीज नहीं है। डीएफ का मतलब है मनी का वैल्यू उस परसेंट से गिरता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है मेरे बिजनेस में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को हम जो पे करते हैं। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक चैप्टर था जिसमें अगर शेयर होल्डर मेरे को इक्विटी शेयर का पैसा दे रहा है, तो हम उसके बदले उसको अगर 5% दे रहे हैं, तो 5% मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और डीएफ है मनी वैल्यू का, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो दोनों ही अलग चीज है, पर एनपीवी कहता है दोनों ही एक चीज है, मान लो। बट मॉडिफाइड कहता है कि नहीं, दोनों एक चीज नहीं है। तो पहला बात, इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरह उसमें हम लोग कंसीडर करते हैं, इसमें नहीं। एमएनपीवी में डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट होता है कैश इनफ्लो के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एमएनपीवी का फॉर्मूला होता है टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1/k, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टू द पावर n माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये टर्मिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम लिखवाए हैं। टर्मिनल वैल्यू का मतलब टर्मिनल कैश फ्लो। इसका मतलब क्या होता है, when the life of the asset gets over, but at the end of its life some amount realized, that is salvage value, working capital। ये है टर्मिनल कैश फ्लो। याद रहे, टर्मिनल कैश फ्लो और टर्मिनल वैल्यू दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए हम क्लियरली एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, दोनों एक चीज नहीं है। जनरली स्टूडेंट्स को लगता है टर्मिनल वैल्यू ही टर्मिनल कैश फ्लो होगा। टर्मिनल कैश फ्लो क्या होता है, जब एसेट का लाइफ ओवर हो जाता है। सोचो, बोला 5 साल ये मशीन चलेगा, 5 साल तक तो इनफ्लो आया 10,000, 15,000, 17,000, 20,000, 25,000, 5 साल तक तो इनफ्लो आया, ठीक है। पर 5 साल जब ओवर हो जाता है, तब हम उस मशीन को बेचते हैं, उससे मेरे को कुछ स्क्रैप वैल्यू मिलता है, वो मेरा टर्मिनल कैश फ्लो है, जो एसेट का लाइफ ओवर होने के बाद भी मेरे को मिला। दूसरा, अगर हम कोई वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करके रखे थे डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए, अब तो वो जरूरत नहीं है, तो हम वो पैसा बिजनेस से निकाल लिए, तो वर्किंग कैपिटल जो हम इन्वेस्ट किए थे वो पैसा भी मेरे को अभी बैक मिल गया। तो इस तरीके का जो पैसा होता है, जितना पैसा एसेट के चले जाने के बाद मेरे को मिलता है, उसको कहते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। तो हम लोग पढ़े इनिशियल कैश फ्लो, जो सबसे पहला साल मिलता है। सब्सिक्वेंट कैश फ्लो, जो असेट, जब तक असेट का लाइफ है तब तक वो जो इनफ्लो दे रहा है उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट इनफ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो है, मशीन का लाइफ जब ओवर हो गया है तब वो मेरे को जो पैसा दिया है।
तो ये तो था टर्मिनल कैश फ्लो। अभी टर्मिनल वैल्यू क्या है? टर्मिनल वैल्यू होता है जब हम इस असेट से पहला साल 62,000 मेरे को मिला, हम इसको बैंक में रखे या सोचो इसका कुछ भी किए, इसको कहीं पे भी इन्वेस्ट किए, तो मेरे को री इन्वेस्टमेंट रेट कितना है? 14%। तो मेरे को हमको रिटर्न कितना मिलेगा? 62,000 हम इस मशीन से कमाए, फिर इस 62,000 को हम बैंक में रखे तो मेरे को मिला 14%। फिर हम 80,000 रखे, मेरे को मिला 14%। फिर हम 1 लाख रखे, मेरे को मिला 14%। तो रियल में मेरे को इनफ्लो कितना मिला? तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वैल्यू।